हेलो एंड वेलकम टू अल्टीट्यूड आईएएस और हमारे PYQs टू MCQs कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और इसके तहत हम लोग सबसे पहले न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं और न्यूज़ एनालिसिस देखने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं टॉपिक से रिलेटेड और अदरवाइज उस तरीके के सिस्टमेटिक सिस्टम से रिलेटेड। उसके बाद उसी आधार पे हम लोग नए क्वेश्चंस देखते हैं जिसके 2025 में आने की प्रायिकता होती है। आज का हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो पेज नंबर 3 से रिलेटेड है। कर्नाटक ने 3 बिल अडॉप्ट किया है जो लोन लेते हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनी से जो लोन लेते हैं उससे रिलेटेड। तो इस संदर्भ में हम लोग जो विशेषता है इस मतलब इसका लक्ष्य टारगेट और इसका जो विशेषता होगा और इसका महत्व क्या क्या होगा उन सारी चीज़ों को देखेंगे और उसी आधार पे आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कर्नाटक ने उधारकर्ताओं की सुरक्षा के लिए 3 नए कानून पारित किए और ये जो है पहला है कर्नाटक साहूकार संशोधन विधेयक, दूसरा है कर्नाटक मनी लेंडर संशोधन विधेयक और तीसरा है कर्नाटक अत्यधिक ब्याज वसूली निषेध संशोधन विधेयक। इन तीनों विधेयकों का जो उद्देश्य है वो गैर पंजीकृत साहूकारों और वसूली एजेंटों द्वारा उधारकर्ताओं के उत्प्रेरण को रोक लगाना। असल में होता क्या है कि साहूकार जो होते हैं और वसूली एजेंट जो होते हैं वो विभिन्न तरीके से अधिक मूल्य पर, बहुत ही अधिक मूल्य पर ब्याज दरों पर पैसे देते हैं और लोगों से कई बार अगर वो टाइम पे नहीं चुका पाते तो उनके साथ बहुत ही जोर ज़बरदस्ती की जाती है, ब्लैकमेलिंग की जाती है। तो इससे बचाने के लिए ये सारे लेजिस्लेशन किए गए हैं। जो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं हैं और मनी लेंडर्स हैं उनको नियंत्रित करना ताकि वो जो अनियंत्रित हैं, अनरेगुलेटेड है, वो अनरेगुलेटेड न रहे, कंट्रोल्ड रहे। और उधारकर्ताओं में विश्वास बढ़ाना और अत्यधिक ब्याज दरों से उनकी सुरक्षा करना। अगला हमारा इसी टॉपिक से रिलेटेड जो सूक्ष्म ऋण और लघु उद्योग बलपूर्वक वसूली रोकथाम विधेयक जो है उसके विषय में थोड़ा सा जानते हैं। यह ऋण चूककर्ताओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए पहले अध्यादेश लाया गया था, उसका स्थान लेने वाला है ये। और गैर पंजीकृत वित्त संस्थाएं जो हैं जबरन वसूली प्रथाओं पर ये रोक लगाने का प्रयास करता है। अवैध माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी इसके तहत। तो इस संदर्भ में हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, जो टॉपिक सारे खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम इस टॉपिक पे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा वो पेज नंबर 5 से है। पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, पैनल जो है, गवर्नमेंट को कहा है सेंसस कराने के लिए जितना जल्दी पॉसिबल हो। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बारे में आज तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग सेंसस के ऊपर चर्चा करेंगे। सेंसस क्या है, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या इश्यूज है और इसका हिस्ट्री भी हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि सेंसस जो है ब्रिटिश इंडिया के टाइम से ही स्टार्ट हुआ है, तो हम उसको हिस्ट्री को भी थोड़ा सा इसमें देखेंगे। तो गृह मामलों के संसदीय अस्थाई समिति ने जल्द से जल्द जनगणना पूरी करने की सिफारिश की है। समिति ने गृह मंत्रालय से बांग्लादेशियों और रोहिंग्या सहित प्रवासियों के आगमन पर डेटा एकत्र करने पर जोर दिया है। समिति ने रोहिंग्याओं की पहचान कर उन्हें उनके मूल देश भेजने की भी सिफारिश की है। जनगणना देखें तो जनगणना एक राष्ट्रीय स्तर पर, ये ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय जनगणना जो होता है और सर्वे दोनों में फर्क है। जनगणना जो होता है राष्ट्रीय स्तर पर होता है, जनसंख्या गणना है जो जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक आंकड़े एकत्रित करती है। भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में एक बार किया जाता है, जो 1948 के एक्ट के तहत आता है, सेंसस एक्ट के तहत होता है। यह नीतिगत निर्णय, संसाधन आवंटन और शासन के लिए जो है महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है कि इस डेटा के हिसाब से हम ये तय कर पाते हैं कि एलोकेशन कहाँ बेहतर किया जाना चाहिए, कहाँ एलोकेशन किया जाना चाहिए, जिससे सोशल और इकोनॉमिकल जो है बेनिफिट हो सके। इसके संवैधानिक और कानूनी प्रावधान देखिए तो अनुच्छेद 246 के तहत जो है जनगणना संघ सूची का विषय है और इसके अंतर्गत यानी कि इसके अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होता है। राज्य सरकार जो कराती है वो जनगणना नहीं कराती है बल्कि वो सर्वे कराती है। जनगणना अधिनियम 1948 की देखें तो जनगणना कराने के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है।
व्यक्तियों के लिए सही जानकारी देना अनिवार्य बनाता है, जो जनगणना अधिनियम 1948 है ये। अनुच्छेद 15(4) और 340 को अगर देखें तो ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने में हमारी मदद करता है। भारत में जनगणना के इतिहास को देखें तो ये सबसे पहले 1872 में आयोजित की गई थी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, और समन्वित जनगणना जो पहली बार है 1881 में कराई गई थी, और उसके बाद जो है लगातार ये जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पे होता रहा है। अगर हम आज की बात करें तो प्रत्येक 10 वर्ष पे आयोजित की जाती है जनगणना, जो पहली भारत स्वतंत्रता के बाद अगर देखें तो 1951 में पहली जनगणना हुई थी, और उसके बाद लगातार होती रही थी। लेकिन वर्तमान में जो 2021 का जो सेंसस है वो डिले हो गया है, और जो कारण बताए हैं इसमें महामारी को यानी कि कोविड-19 को इसका कारण बताया गया है। महत्व देखिए जनगणना का, तो कल्याणकारी योजना यानी कि नीति निर्माण और निर्धारण में ये कार्य आता है, संसाधनों का कुशल और बेहतर आवंटन करने में, राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने में या फिर उसको बैलेंस करने में, लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करने में यह कार्य करता है, सामाजिक आर्थिक विकास यानी कि साक्षरता, रोजगार, आवास, स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी देता है, और उस अनुरूप लोग मतलब विधानसभा क्या करती है और लोकसभा नियम कानून बनाती है, सरकारें उस हिसाब से योजनाओं का निर्धारण करती है। जनगणना भारत की शासन और योजना प्रणाली की रीढ़ है। समय समय पर सटीक जनगणना जो है प्रभावी नीति निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। इसका जो महत्व है, इसके बावजूद डेटा गोपनीयता और गणना में देरी जैसी चुनौतियों को हल करने की आवश्यकता होती है, ताकि इसकी देरी न हो और समय पे अगर हो जाता है तो इसका समय पे क्रियान्वयन भी किया जा सकता है। अगला जो हमारा पेज नंबर 6 से रिलेटेड है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर बन गया है। यूक्रेन 2020-24 में 20 से 24 के बीच फर्स्ट इंपोर्टर बन गया है। कारण ये है कि जो यूक्रेन में ये युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में, इस कारण से यूक्रेन को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। आप ये डेटा देख लीजिए, ये शेयर ऑफ ग्लोबल आर्म इंपोर्ट्स जो है ये 2015 से 19 और 20 से 24, तो 15 से 19 का तो यूक्रेन का बहुत कम है, लेकिन 20-24 में आप देखिए तो ये सबसे ज़्यादा 8.8, और कारण वही रूस के साथ जो युद्ध चल रहा है वो। तो इस संदर्भ में हम थोड़ा सा डेटा देखेंगे, फिर जो जारी करने वाली संस्था है सिप्री, उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सिप्री भारत 2020-24 में यूक्रेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है। भारत सेकेंड नंबर पे आ गया। ये सिप्री की जो सर्वे है उसका रिपोर्ट है। रूस के साथ चल रहे युद्ध के कारण यूक्रेन जो है सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है, और लगभग 100 गुना की वृद्धि हुई, मतलब जितना कर रहे थे उसका 100 गुना बढ़ गया। सोचिए, 1 रुपये का कर रहे थे तो 100 रुपया हो गया, अगर 100 रुपया कर रहे थे तो 10,000 हो गया। रूस जो है 36% हिस्सेदारी के साथ भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता रहा है। हालांकि 2015-19 में 55% और 2010 से 14 में 72% था। भारत फ्रांस के हथियार का सबसे बड़ा आयातक रहा है, जो फ्रांस के कुल हथियार निर्यात का 28% था। चीन जो है पहली बार 1990 से 94 के बीच जो है 10 हथियार आयातक सूची से बाहर हो गया है, क्योंकि उसका घरेलू रक्षा जो उद्योग है 1990-94 के बाद पहली बार आयातक के 10 आयातक में से वो नीचे चला गया है। पाकिस्तान के हथियार आयात में जो है जो 15 से 19 और 20 से 24 के बीच देखें तो 61% की वृद्धि हुई है, जिसमें 81% हथियार जो है वो चीन से खरीदता है। अमेरिका जो है 43% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बना है, जबकि रूस जो है 64% की गिरावट आई है और यह 7.8% पर आ गया है, जबकि फ्रांस जो है उससे आगे बढ़ गया है और 9.6% पे आ गया है। भारत के और फ्रांस के बीच देखें तो ये 36 राफेल जेट और 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो है सहित कई रक्षा समझौते किए गए हैं, और अधिक सौदे लंबित हैं जो होने की संभावना बनी हुई है। वैश्विक हथियार व्यापार स्थिर रहा, लेकिन यूरोप में जो सुरक्षा चिंता के कारण जो है आयात में वृद्धि हुई है यूरोप के द्वारा। सिप्री की बात करें जो इसका डेटा जारी करती है, सिप्री जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो शॉर्ट फॉर्म है सिप्री, यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र संस्था है जो संघर्ष, शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर अनुसंधान करता है। यह 1966 में स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय जो है
स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित है। सिपरी नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और जनता को डेटा विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करता है। प्रमुख अनुसंधान क्षेत्र की बात करें तो वैश्विक शस्त्र व्यापार देख लीजिए, तो वैश्विक स्तर पर शस्त्र निर्यात और आयात पर ये नज़र रखता है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर यानी सैन्य खर्च की बात करें तो रक्षा बजट और वैश्विक सैन्य खर्च का विश्लेषण करता है। परमाणु हथियार और निशस्त्रीकरण जो होती हैं उसकी निगरानी करता है। शांति और संघर्ष का अध्ययन करता है। उभरते हुए जो सुरक्षा खतरे होते हैं उसके बारे में भी अवेयरनेस फैलाता है। सिपरी की रिपोर्ट्स देखें तो सिपरी ईयरबुक पब्लिश होती है जो वैश्विक सुरक्षा और सशस्त्र नियंत्रण पर वार्षिक प्रकाशन करता है। शीर्ष शस्त्र निर्यातक और आयातक रिपोर्ट देखें तो विश्व के जो है प्रमुख शस्त्र आपूर्तिकर्ता और खरीदारों का डेटा ये जारी करता है। सैन्य खर्च डेटाबेस सभी देशों के रक्षा खर्च को ट्रैक करता है। सिपरी रिपोर्ट में जो भारत की स्थिति है वो देख लीजिए, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा आयातक देशों में से एक है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे नहीं है बल्कि ऊपर में जो है उनमें से एक है। भारत का रक्षा बजट विश्व के शीर्ष 5 देशों में शामिल है। भारत सिपरी के साथ शस्त्र नियंत्रण और रक्षा अनुसंधान में सहयोग करता है। इस प्रकार जो है सिपरी वैश्विक सुरक्षा विश्लेषण और निरस्त्रीकरण प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी रिपोर्ट नीति निर्माताओं और सरकारों को सूचित रक्षा निर्णय लेने में मदद करता है। भारत जो है प्रमुख रक्षा शक्ति के रूप में रणनीतिक योजना के लिए सिपरी के डेटा का उपयोग करता है। अगला हमारा पेज नंबर 6 पे है, जो 6 लाख केसेस हैं आइडेंटिफाई हुए हैं एज पार्ट ऑफ टीबी कंट्रोल कैंपेन के अंतर्गत, भारत के अंतर्गत। तो भारत जो है ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल करने के लिए 2025 तक कंट्रोल करने का टारगेट रखता है, जबकि विश्व स्तर पर जो ये टारगेट है ये 2030 तक है। तो इस संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा टीबी के बारे में चर्चा करेंगे ये, और टीबी का जो इश्यूज है, कारण है, इसके प्रभाव हैं, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की जो योजना है, गवर्नमेंट की योजनाएं जो है और नीतियां हैं उसके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। तो टीबी मुक्त भारत अभियान देखें, भारत में टीबी उन्मूलन अभियान के तहत जो है 6.1 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान, भारत जो है 6.1 लाख से अधिक क्षय रोग के मामले सामने हैं, जिसमें 4.3 लाख जो मामलों की पहचान 455 हस्तक्षेप जिलों में की गई है। अभियान का जो कवरेज है 7 दिसंबर 2023 को शुरू हुआ यह अभियान 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है। इसमें उच्च जोखिम समूहों की जांच की गई है। जांच की रणनीति देखें तो अल्ट्रा पोर्टेबल एक्सरे यूनिट और घर घर जांच के लक्षणायुक्त और बिना लक्षण वाले मामलों की पहचान की गई है। संदिग्ध मामलों की पुष्टि NAAT टेस्ट मतलब न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफाइंग टेस्ट के माध्यम से की जाती है। जो लार्जेस्ट टीबी एपिडेमिक की बात करें, सबसे बड़ा टीबी महामारी, तो भारत जो है दुनिया के सबसे बड़े टीबी महामारी से जूझ रहा है। हालांकि 2015 से 23 के बीच टीबी मामलों में 17.7% की कमी आई है, ये WHO का रिपोर्ट है। भविष्य की योजना सरकार जो है उन्नत जांच, शीघ्र निदान और बेहतर उपचार रणनीतियों के माध्यम से टीबी उन्मूलन में तेजी लाने की योजना बना रही है। टीबी उन्मूलन अभियान की बात करें तो क्षय रोग एक बैक्टीरियल संक्रमण है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा फैलता है, जो फेफड़े और अन्य अंगों को प्रभावित कर सकता है। ये केवल फेफड़े को ही प्रभावित नहीं करता, मूल रूप से फेफड़े को प्रभावित करता है, लेकिन फेफड़े के साथ अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। भारत जो है विश्व के सबसे अधिक टीबी मामलों वाला देश है। वैश्विक टीबी मामलों का 27% जो है भारत योगदान करता है। भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक टीबी को समाप्त करना, जबकि वैश्विक लक्ष्य जो है 2030 है। प्रमुख सरकारी पहल के बारे में देखें तो जो राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम है, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम या एलिमिनेशन प्रोग्राम, ये पहले इसे संशोधित राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम कहा जाता था। प्रारंभिक पहचान, निःशुल्क उपचार और जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके तहत निक्षय पोषण योजना को देखें तो टीबी रोगियों को 500 रुपये प्रतिमाह पोषण सहायता प्रदान की जाती है। इसके तहत टीबी मुक्त भारत अभियान की बात करें तो टीबी उन्मूलन के लिए सामुदायिक भागीदारी पर यह आधारित अभियान है। और प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की बात करें तो व्यक्तियों और संगठनों को टीबी रोगियों को अपनाने और समर्थन देने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। इसके तहत निक्षय मित्र पहल की देखें तो नागरिकों को स्वेच्छा से टीबी रोगियों के पोषण, दवा और देखभाल प्रदान करने की अनुमति देता है। भारत में टीबी का बोझ देखें तो भारत में 2023 में लगभग 21 लाख टीबी मामले दर्ज किए गए।
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जो है टीबी के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए। भारत में दवा प्रतिरोधी टीबी जो है MDR टीबी एक बढ़ती हुई चिंता है। नवाचार और रणनीति की बात करें तो प्रारंभिक टीबी पहचान के लिए AI और डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इसके तहत नए टीबी टीके और उन्नत नैदानिक तकनीकों का प्रयोग इसके तहत की जाती है। घर घर जाकर जो है स्क्रीनिंग और सक्रिय मामलों की पहचान की जाती है। बेहतर टीबी उपचार और देखभाल के लिए निजी क्षेत्र से सहयोग लिया जाता है। तो भारत का जो टीबी उन्मूलन अभियान है महत्वाकांक्षी है, लेकिन इसमें एक स्वास्थ्य भविष्य के लिए ये आवश्यक भी है। सामुदायिक भागीदारी, प्रारंभिक पहचान और बेहतर उपचार सफलता की कुंजी इसके तहत हो सकती है। यदि भारत 2025 लक्ष्य प्राप्त कर लेता है तो टीबी उन्मूलन के लिए ये वैश्विक उदाहरण बनेगा। इस संदर्भ में हमने 2020 का एक क्वेश्चन लिया है, चूंकि आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो लॉ से संबंधित है, तो हमने एक योजना से संबंधित क्वेश्चन लिया है। MPLAD जो है निधियों का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्र के लिए भौतिक अवसंरचना जैसे टिकाऊ परिसंपत्ति के निर्माण के लिए किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित भाग SC/ST जनसंख्या को लाभान्वित करने के लिए आवंटित किया जाता है। MPLAD निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि अगले वर्ष तक के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ये 3rd नंबर गलत है। 3rd नंबर आप काट दो तो मुझे लगता है कि आंसर आ जाता है। 4था देख लीजिए, जिला प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष कार्यान्वयन के अधीन सभी कार्यों में से कम 10% का निरीक्षण जो है आवश्यक बनाता है, तो ये सही था। 3rd गलत इसलिए था कि MPLAD जो निधियां हैं गैर लुप्त प्रकृति की होती है, यानी कि अप्रयुक्त निधि अगले वर्ष तक स्थानांतरित कर दी जाती है। MPLAD जो देखें तो 1993 में शुरू किया गया था, जिसमें सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए धन आवंटित करने का अधिकार दिया गया था। प्रत्येक सांसद को MPLAD के तहत 5 करोड़ मिलते हैं अभी, और धनराशि वित्त मंत्रालय द्वारा किस्तों में जिला प्राधिकरण को जारी की जाती है। पंचायत, नगर पालिका और NGO भी MPLAD के तहत परियोजना लागू कर सकते हैं। कर्नाटक सरकार द्वारा अगला जो हमारा क्वेश्चन है जो 2025 को टारगेट करके किया गया है, चूंकि कर्नाटक सरकार ने 3 बिल लाए हैं तो इस संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कर्नाटक सरकार द्वारा उधारकर्ताओं की सुरक्षा के लिए पारित नए विधेयक के जो है उद्देश्य क्या हैं? गैर पंजीकृत साहूकारों और वसूली एजेंटों द्वारा उधारकर्ता के उत्पीड़न को रोकना, बिल्कुल सही है। राज्य के सभी प्रकार के ऋण देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दोगे तो काम कैसे चलेगा? 2nd नंबर अगर कट जाता है तो हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है। 3rd देख लीजिए, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और मनी लेंडरों को नियंत्रित करना, ये भी सही है। उधारकर्ताओं को अत्यधिक ब्याज दरों से बचाना, ये भी सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही आंसर है। 2nd गलत क्यों है? क्योंकि विधेयक ऋण देने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाते, बल्कि इसे नियंत्रित करने और शोषण रोकने का प्रावधान इसके तहत किया गया है। जो कर्नाटक साहूकार संशोधन विधेयक है साहूकारों को नियंत्रित करता है ताकि शोषण को रोका जा सके। कर्नाटक मनी लॉन्ड्रिंग संशोधन विधेयक जो है उचित ऋण प्रथाओं को सुनिश्चित करता है। और कर्नाटक अत्यधिक ब्याज वसूली निषेध विधेयक जो उधारकर्ताओं को अत्यधिक ब्याज दरों से बचाने के लिए ब्याज दरों को सीमित करता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा भारत की जनगणना से रिलेटेड है। जनगणना के विषय में आपको विचार करने हैं। जनगणना जो है जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत कराई जाती है। भारत में जनगणना कराने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास नहीं होता, ये केवल केंद्रीय विषय के अंतर्गत आता है। तो 2nd स्टेटमेंट हम काट देते हैं तो हमारा आंसर आ गया है। 3rd स्टेटमेंट फिर भी पढ़ते हैं। भारत में पहली समन्वित जनगणना जो है 1881 में कराई गई थी। यहाँ पे देखो ये सही है, और यहीं पे अगर लिख देता स्वतंत्रता वाले बात तो मामला थोड़ा सा बदल सकता था। तो पहला और तीसरा इसके तहत सही है। 2nd गलत क्यों है? क्यों? अनुच्छेद 246 के तहत जो है जनगणना संघ सूची का विषय है और प्रविष्टि 69 के अंतर्गत आती है, यानी ये केवल केंद्र सरकार ही करा सकती है। बाकी सर्वे जो है वो राज्य सरकार अपने अपने स्तर पे कराती हैं। भारत में जनगणना हर 10 साल के बाद एक रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालयों द्वारा कराई जाती है। जनगणना अधिनियम 1948 व्यक्तियों के लिए सही जानकारी देना अनिवार्य बनाता है और 2021 की जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा सीपरी के संदर्भ में। सीपरी और भारत के हथियार आयात के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
सीपरी एक स्वतंत्र संस्था है जो सशस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर अनुसंधान करता है, बिल्कुल सही है। सीपरी के अनुसार 2020-2024 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक भारत बन गया। दुनिया का सबसे बड़ा नहीं, सेकेंड बड़ा बना है, तो सेकेंड नंबर हमारा गलत स्टेटमेंट है, तो 1 और 3 सही है। तीसरा देखिए, भारत के हथियार आयात में 15 से 19 और 20 से 24 के बीच 9.3% की गिरावट आई है, ये सही है। सेकेंड गलत क्यों है? क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बना है, पहला नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक जो है अभी की देखें, या सऊदी अरब नहीं होगा, अभी जो पिछला डेटा है उसके हिसाब से यूक्रेन है। सीपरी जो है वैश्विक हथियार हस्तांतरण पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है और भारत के हथियार आयात में गिरावट आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के कारण हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता रूस, फ्रांस और अमेरिका है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित है। भारत में 6 रोग से संदर्भ में आपको विचार करने हैं। भारत जो है वैश्विक टीबी मामलों का 27% योगदान देती है, जिससे दुनिया के सबसे अधिक टीबी बोझ वाला देश बन जाता है, सही है। भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक नहीं 2025 तक टीबी को समाप्त करना है, जो जबकि WHO का जो लक्ष्य है वो 2030 तक है, तो सेकेंड खत्म हो जाएगा। सेकेंड गलत हो गया तो हमारा आंसर 1 और 3 आ गया है। भारत में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में टीबी के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं। सेकेंड गलत क्यों है? सेकेंड गलत इसलिए है क्योंकि भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक टीबी को समाप्त करना है। WHO द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य है वो 2030 है। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स भी चला रखे हैं, जिसका हमने ऑलरेडी एनालिसिस कर लिया है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आज का जो हमारा एनालिसिस है और क्वेश्चंस है वो यहीं समाप्त होता है। आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें जिन्हें आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं। कोई इशू हो तो आप कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ये रोज़ मिलता रहे 4 क्वेश्चंस और न्यूज़ एनालिसिस। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।